हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, 1000। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रथम 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, चित्रकूट में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और दोस्तों, ये PDF ई-बुक डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गंगेश दीक्षित को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, नेपाल से। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अप्रैल 2022 में एक पोर्टल अवसर नाम से लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आम जनता के लिए 5.7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.2% ब्याज पर 1111 दिन की जमा योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार अपनी प्रमुख परिवार पहचान पत्र योजना के तहत सेवाओं के दायरे में विस्तार कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये जो मोबाइल ऐप है जो कि भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है, इसे लॉन्च किया है किसने? उत्तराखंड सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो IIT गुवाहाटी ने जो है NTPC के साथ साझेदारी की है ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा में जल्द ही अपना हाथी रिजर्व पार्क होगा जिसका नाम जो है तराई हाथी रिजर्व रखा जाएगा। शिवालिक हाथी अभ्यारण्य के बाद यह दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा। यूपी में प्रस्तावित तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में
आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा जो 4 खास जंगली प्रजातियों किस किस के लिए, बाघ, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और बारहसिंगा की रक्षा और संरक्षण करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जो दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो है तराई हाथी रिजर्व रखा जाएगा। और यहाँ पर ये जो यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा जो कि 4 खास प्रकार के जंगली जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, प्रजातियां कौन कौन सी हैं, यानी बाघ यहाँ पर होंगे, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और बारहसिंगा यहाँ पर होंगे। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा में जल्द ही हाथी रिजर्व पार्क होगा और इसका जो नाम है वो तराई हाथी रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा जाए कि हाल ही में तराई हाथी रिजर्व या कहाँ पर जो है ये संबंधित है, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से ये संबंधित हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित एक और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो कि आपको ध्यान रखना है, तो एक तो हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि ध्यान रखने हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में स्थापित की गई है। क्या है ये, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के मामले में जो प्रथम पुरस्कार है वो किस राज्य को मिला है, तो वो मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश को किस क्षेत्र में दिया गया है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में इसे जो है राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। इसके साथ ही ध्यान रखना है 2022 में यूपी की जो झांकी थी बाबा विश्वनाथ की झांकी, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। तो ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। 2022 में जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी बाबा विश्वनाथ की झांकी, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर रहा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित एक योजना आपको ध्यान रखनी है जो अभी शुरू की जा रही है, कौन सी, एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना। और दस्तक अभियान ये भी कहाँ से संबंधित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रत्येक तीर्थ स्थल पर पर्यटक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी पर्यटक सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत सभी सेंटर 1-1 हेक्टेयर भूमि पर बनाए जाएंगे। दोस्तों मथुरा में अब तक श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 8 तीर्थ स्थल घोषित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है क्या किया जा रहा है, तो पर्यटक सुविधा केंद्र बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। और किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये जो निर्णय है वो लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को कोरोना काल में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बनारस को। बनारस को कोरोना काल में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोमवार को यहाँ पर क्या होगा, सोमवार को सूरत में आयोजित स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुरस्कार प्रदान किया। नगर आयुक्त व स्मार्ट सिटी के सीईओ प्रणय सिंह ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। बनारस को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, सिटी अवार्ड एवं जल संरक्षण के लिए वाटर श्रेणी में भी पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बनारस यानी वाराणसी को जो है कोरोना काल में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही जो बनारस को और भी कई सारे पुरस्कार दिए गए, जैसे आपको यहाँ पर दिखना है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, सिटी अवार्ड एवं जल संरक्षण के लिए वाटर श्रेणी में भी इसे पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ से कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यही यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है बनारस यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी को। दोस्तों वाराणसी से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला गंगा रोपवे जो है ये कहाँ पर बन रहा है। तो ध्यान रखना है देश का पहला गंगा रोपवे जो है ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है वाराणसी में। ठीक है, ध्यान रखना है वाराणसी में ये बन रहा है। और इसके साथ ही देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन ये कहाँ पर बनाया गया, तो ये भी बनाया गया है वाराणसी में। तो वाराणसी से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा महाराष्ट्र में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम क्या है, तो रेडियो अक्ष इसका नाम है। ये जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो महाराष्ट्र के नागपुर में ये लॉन्च किया गया है। नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल इस विचार के पीछे के संगठन है। चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। ये दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको नोट करना है और अच्छे से ध्यान रखना है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया। तो दृष्टिबाधितों के लिए भारत का जो पहला रेडियो चैनल है ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। अब इसका जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेडियो चैनल का नाम क्या है, तो रेडियो अक्ष इस रेडियो चैनल का नाम है। दोस्तों यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो रेडियो चैनल होगा ये किस तरह से दृष्टिबाधित लोगों तक जो है पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो रेडियो चैनल है इसके माध्यम से जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से शैक्षिक और अन्य सामग्री, सूचना, मनोरंजन आदि प्राप्त कर सकते हैं और नियमित आधार पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक सामग्री के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, सामान्य ज्ञान, कहानियाँ, उपन्यास, वैचारिक साहित्य, यानी ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो ऑडियो फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो नागपुर महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी ये जो है कहाँ पर स्थापित की गई, तो पुणे महाराष्ट्र में ये स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रेगैसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट ये कहाँ पर पहुंची पहली बार, तो महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर ये पहली बार पहुंची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो प्रतिमा है ये कहाँ पर स्थापित की गई, तो लातूर महाराष्ट्र में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये प्रतिमा है किसकी, तो भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थापित, लातूर महाराष्ट्र में। इसके साथ ही ध्यान रखना है देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर शुरू की गई, तो ये भी महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू की गई है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, देश की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू हुई, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रेगैसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट ये महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंची, और देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन फ्रैंक स्नाबेल के जन्मदिन का प्रतीक है जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। ये जो दिवस है वो हीमोफीलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 की थीम क्या रही, तो सभी के लिए एक्सेस पार्टनरशिप नीति प्रगति 2022 की थीम रही। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है हर साल
विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हीमोफीलिया जो बीमारी होती है ये क्या होता है? तो जब शरीर से जो ब्लड निकलता है, जो रक्त निकलता है और उसका थक्का ना जमे, ठीक है, तो ये बीमारी क्या कहलाती है? ये हीमोफीलिया कहलाती है। यानी थक्का ना जमने की जब समस्या होती है तो जो है व्यक्ति को क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल को। प्रत्येक साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को इन ऐतिहासिक एवं नेचुरल धरोहरों के संरक्षण और महत्व से परिचित करवाना होता है। विश्व धरोहर दिवस को विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं। इसे शुरुआत में विश्व स्मारक दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यानी यहाँ से आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं कि विश्व धरोहर दिवस को जो है विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है और शुरुआत में जो ये विश्व धरोहर दिवस है इसे विश्व स्मारक दिवस के तौर पर मनाया जाता था। विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो धरोहर और जलवायु विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम है। विश्व धरोहर दिवस को कब मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1982 में 18 अप्रैल के दिन मनाने की घोषणा की गई थी तथा इसके एक साल बाद यानी 1983 में यूनेस्को के द्वारा जो है इसे पूरी तरह से मान्यता दे दी गई थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है हर साल 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो ऐतिहासिक और नेचुरल धरोहरों के संरक्षण और महत्व से लोगों को परिचित करवाना इसका उद्देश्य है। दोस्तों इसकी 2022 की थीम आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि थीम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में फहराया जाएगा, इसकी ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये मणिपुर में फहराया जाएगा और इसकी ऊंचाई होगी 165 फीट। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने घोषणा की कि 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा मणिपुर के विष्णुपुर जिले के मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA मुख्यालय परिसर में फहराया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही एक पोल लगाया जा चुका है। सिंह के अनुसार 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, ये काफ़ी चर्चा में है कि पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 165 फुट ये ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। और ये कहाँ पर स्थापित होगा यानी कहाँ पर ये फहराया जाएगा? तो ये जो है मणिपुर के विष्णुपुर जिले के मोइरंग में ये फहराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कौन फहराएंगे? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जब राज्य का दौरा करेंगे तो इस राष्ट्रीय ध्वज को ये फहराएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिस बेनेट जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के पेसर यानी तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने अपने 17 साल के पुराने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा की, जिसमें 2021-22 सीजन जो है ये आखिरी है। सेवानिवृत्त होने से पहले बेनेट ने सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ T20I में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। कुल मिलाकर के जो हामिस बेनेट हैं उन्होंने एक दिवसीय मैचों में 33 और T20I में 10 विकेट लिए हैं। तो यहाँ से आपको इनका नाम जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि हामिस बेनेट जो है इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। उम्र कितनी है? 35 वर्षीय हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये एक अभिनेता थी यानी अभिनय से ये संबंधित थी। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये थी मंजू सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ।
वयोवृद्ध हिंदी टेलीविजन प्रस्तोता और अभिनेत्री मंजू सिंह का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। वह भारतीय टेलीविजन उद्योग में अग्रदूतों में से एक थीं और उन्हें जो है दीदी के रूप में याद किया जाता था। वह 7 साल तक बच्चों के कार्यक्रम खेल खिलौनों की एंकर रहीं। उन्होंने 1983 में एक टेलीविजन निर्माता के रूप में शो थीम भारतीय टेलीविजन पर पहला प्रायोजित शो के साथ अपने करियर की शुरुआत की और 1984 के बाद से एक कहानी साहित्यिक लघु चित्रों पर आधारित एक प्रमुख समय श्रृंखला है। तो यहाँ से दोस्तों इनका नाम ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि मंजू सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये अभिनय से संबंधित थी, यानी ये एक टेलीविजन प्रस्तोता और इसके साथ ही ये एक अभिनेत्री भी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है मंजू सिंह ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, अभिनय से ये संबंधित हैं और इन्हें जो है दीदी के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है कौन सा स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया। अब दोस्तों ये जो टूर्नामेंट है ये कहां पर खेला जाएगा, तो ये जो है भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, तो 13 से 29 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा 2023 में। हॉकी इंडिया और उसका आधिकारिक साझेदार ओडिशा वर्ष 2018 के बाद देश में लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। सोफीज के 15वें संस्करण का मंचन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, जहां देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा, तो ओडिशा में ये इसका आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखना है कहां पर, किन शहरों में, तो भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में इसका आयोजन 13 से 29 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 19 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, गुजरात में, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।